नमस्कार भाई सभी को राम राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद कर रहा हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो देखिए, अपन स्कूल लेक्चरर में फर्स्ट पेपर के लिए स्कूल मैनेजमेंट या एजुकेशनल सिनेरियो ऑफ राजस्थान वो वाला पोर्शन कर रहे थे। और उसमें आज हमारा जो अगला पॉइंट है वो है RSTB, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल। तो देखिए, इसमें आज जो है हम ऑब्जेक्टिव नहीं लेके आए इसमें। कारण इसका क्या है? कारण इसका ये है क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते। अब ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेंगे तो ऑब्जेक्टिव लाने का वो प्रश्न बार बार बताने का कोई औचित्य है नहीं। बाकी मैं ऑब्जेक्टिव कई बार लेके आता हूँ ताकि उससे टॉपिक जो है वो और बेहतर हो जाए। तो उसकी जगह मैंने क्या किया है सुनो एक बार, उसके बाद अपनी जो क्लास है वो स्टार्ट करेंगे। उसकी जगह देखो, एक डिब्बे में आपको पैक सामग्री आपको नज़र आ रही होगी। बस मेन चीज़ें जो हैं वो ये हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि इसमें से प्रश्न कैसे आते हैं। अब तक के एग्ज़ाम में एक तो देखो, ये इसका जो पंजीयन हुआ था, जो एक्ट था 1958 का, उसके तहत इसका पंजीयन हुआ था, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। एक RSTB का जो मुख्यालय है वो एक बार पूछा हुआ है। एक बार जो है वो इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है कि ये मतलब इसका मेन क्या ऑब्जेक्टिव है, इस तरह से क्वेश्चन जो है वो एक बार बना है। अब इसमें से आगामी भविष्य में क्या प्रश्न बन सकते हैं, तो इसकी स्थापना को लेकर प्रश्न बन सकते हैं, या फिर मान लो इसमें एक शासी परिषद होती है तो उसका अध्यक्ष वगैरह पूछ लिया, या फिर इसमें जैसे इसके अनुभाग हैं या विभाग हैं तो वो पूछ लिए कि इनमें से कौन सा विभाग जो है वो नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। और छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल 5 मिनट में इसको पूरा कर देंगे। तो देखिए, पहले थोड़ी सी इसकी भूमिका देखें ताकि चीज़ें जो हों वो दिमाग में आपको अच्छे से समझ जाएं। इस वीडियो को एक बार अच्छे से देख लेना, और प्लेलिस्ट अलग से बना रखी है मैंने। जब ये पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं डाल दूंगा ताकि आपको सारे वीडियो जो हैं वो अच्छे से जो है वो बार बार ढूंढना नहीं पड़े। अच्छे से इनके नोट्स बना लीजिए। दावा यही है कि इनसे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा, और जाएगा तो देखो कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न ही होगा वो, क्योंकि फैक्ट चीज़ें जो हैं वो हम सारे डिस्कस कर चुके होंगे। आज थोड़ी सी वार्ता इसलिए ज़्यादा की है क्योंकि कुछ चीज़ें जो है कई बार बताना भी ज़रूरी होता है, बाकी हम ज़्यादा डिस्कस करते नहीं हैं। तो देखिए, हुआ क्या था, जब हमारा जो 7वां चरण था एकीकरण का 1 नवंबर 1956, उस टाइम जो है, अब देखो बच्चों को किताबें ज़रूरी हैं, तो उस टाइम क्या किया गया था, आपकी बुक्स जो है उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया। और 1957, ठीक 1 साल बाद जो है इसका प्रथम संस्करण आता है। लेकिन क्या होता है कि इसमें थोड़ी सी कमियां रह जाती हैं। एक आदमी आता है 10 साल बाद, श्यामलाल, और समिति लेके आता है श्यामलाल समिति। 1967 की चर्चा हम कर रहे हैं। तो 1967 में श्यामलाल जी ने कहा कि भाई ये जो है RSTB, ये जो राष्ट्रीयकरण मंडल जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा भाई। तो बोले थे बताओ क्या करा, बोले इसको थोड़ी सी जो है वो स्वायत्ता प्रदान की जाए। तो 1967 में एक समिति आती है। 1967 के अंदर इस समिति की सिफारिश क्या थी कि भाई इसको थोड़ी सी जो है वो स्वायत्ता मिले ताकि बेहतर तरीके से जो है वो काम करे। पहले काम ढंग से नहीं कर रही थी, उचित रेट में पुस्तकें जो है वो उच्च तक नहीं पहुंच रही थी। तो फिर क्या हुआ, तो फिर इसकी स्थापना जो है वो गठन जो है वो 1973 में 29 दिसंबर 1973 को होता है। और जो एक्ट होता है वो आपका होता है राजस्थान संस्था पंजीकरण एक्ट 1958। और इसके बाद 1 जनवरी 1974 से जो है वो इसने विधिवत रूप से जो है अपना कार्य जो है वो प्रारंभ कर दिया। तो ये पहले क्या करता था, ये कक्षा 1 से 8 तक की जो किताबें हैं उनका ही मुद्रण और वितरण वगैरह काम करता था। लेकिन सितंबर 2010 से बोले भाई 1 से 8 नहीं, 9 से 12 और कर दो इसमें। तो वर्तमान में अगर देखें तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव हो गया है वो कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकें हैं, उनका सारा काम जिम्मा जो है वो इनको दे दिया। इनका मुद्रण वगैरह, इनको कैसे भेजना है, वो सारा जो है वो इसको संभाल दिया। तो ये तो इसकी भूमिका थी। अब देखो आपसे प्रश्न क्या क्या पूछेगा। तो सबसे पहले देखो, आपका जो RSTB है उसकी पहली स्थापना ही पूछेगा। तो स्थापना में आपको याद रखना है 29 दिसंबर 1973, 29 दिसंबर 1973। और वैसे लगभग आप याद रखा तो ये आपको याद रखना 1973 में लगभग इसका गठन होता है। और इसने विधिवत रूप से कार्य प्रारंभ कब किया, तो याद रखना 1 जनवरी 1974। मतलब ऐसे आपसे नॉर्मली पूछ लेना कि इसका गठन वगैरह कब हुआ, तो 73-74 में, थोड़ा सा ऐसे माइंडली याद रखना है। 73 में गठन और 74 में इसमें जो है विधिवत रूप से कार्य प्रारंभ करना है। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये अपने जयपुर में ही है, जालाना डोंगरी में।
जयपुर में इसका मुख्यालय जालना डोंगरी, ये भी आप याद रखिए। इसका पंजीयन जो हुआ था वो हुआ था राजस्थान संस्था पंजीयन एक्ट 1958। ये लास्ट वाला जो है, ये लास्ट वाला आप याद रखिएगा। इसकी जगह कई बार वो दूसरा देते हैं, 1967 हो गया या कुछ और दे देते हैं। 1958 का ये पंजीयन एक्ट था। ठीक है, याद रहेगा। 3 बातें, तीनों इंपॉर्टेंट है। मुख्यालय हो गया, स्थापना हो गई, पंजीयन हो गया, और इसका जो विधिवत रूप से इसकी शुरुआत जो है वो कब से हुई। और इसमें देखो, इसमें एक होती है शासी परिषद, शासी परिषद। क्योंकि हम क्या बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई आरएसटीबी जो है वो एक स्वायत्त, इसको स्वायत्तता दी गई तो एक ऑटोनोमस बॉडी की तरह ये कार्य कर रहा है। अभी ये किसी के अधीन नहीं है। अब अधीन नहीं है तो ये डायरेक्ट जो है वो गवर्नमेंट के अंदर में रह के काम करेगा, तो कोई ना कोई उसका अध्यक्ष होगा। तो उस अध्यक्ष वाली जो कमेटी जो होती है उसको शासी परिषद कहा जाता है, और उसका अध्यक्ष होता है खुद शिक्षा मंत्री। अब ये ऑटोनोमस बॉडी की तरह कार्य करने लगे हैं। इसमें कोई किसी के अंडर में, मतलब ऐसे नहीं है कि आरएसटीबी से ऊपर की कोई संस्था है जो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करती है। अब तो ये प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय के अधीन जो है रह के आपके स्वायत्त शासी ऑटोनोमस बॉडी की तरह ये कार्य करता है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। जैसे मैंने डाइट आपको पढ़ाया था, सीटीई है, ये तो क्या होता है कि इनसे ऊपर जो है बड़ी संस्था, जैसे आरसीआईटी उदयपुर वाली संस्था होगी, तो उसके अंडर में रह के जो है उनको काम करना पड़ता है, कंट्रोल वहाँ है। लेकिन ये तो सीधे आपके जो है वो खुद के निर्णय होते हैं, खुद की परिषद होती है, और डायरेक्ट गवर्नमेंट के अंदर प्रशासनिक नियंत्रण के द्वारा ये अपना काम करती है। तो ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है। आने वाले टाइम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। किस तरह की ये संस्था है, तो याद रखना है ये कैसी संस्था है, स्वायत्त शासी संस्था है, जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय आपका बीकानेर उसके अधीन रह के कार्यरत है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इसका सिद्धांत क्या है, मेन मोटिव क्या है? देखो, पहले जब राष्ट्रीयकरण किया गया था तो उसमें उचित रेट में पुस्तकें नहीं पहुँच रही थी। अब इस आरएसटीबी का जो मेन उद्देश्य हो गया है वो हो गया नो प्रॉफिट नो लॉस, कि हम पुस्तकें साहब बच्चों तक पहुंचाएंगे, जो खर्चा आएगा हम खुद मैनेज करेंगे। जितना भी खर्चा आएगा, चाहे छपाने में आ रहा है, चाहे उसको वितरण करने में आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूट करने में आ रहा है, तो हमें क्या करना है, हमें बस कोई इसमें लाभ नहीं कमाना है, लेकिन हमें घाटा भी नहीं होना चाहिए। यानी उचित रेट में जो है वो बच्चों तक पहुंच जाए। और इसीलिए जो है वो इस तरह की चीज़ें जो है वो आरएसटीबी बहुत अच्छे स्तर पे काम कर रहा है वर्तमान। जैसे आपके सरकारी विद्यालय हो गए तो वहाँ पे निःशुल्क वितरण लिख दिया, वो तो फ्री में बुक्स चली जाएंगी। प्राइवेट सेक्टर में किसी को चाहिए तो उस पर जो है उचित मूल्य जो है वो रेट वो उन्होंने लिख दी कि इतनी रेट में आपका ये जो है वो काम चलेगा, हमारे भी पोस्ट आयोजी से। तो ये थोड़ा याद रखिए, नो प्रॉफिट नो लॉस पे ये सिद्धांत पे काम करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये डिब्बे वाले पैक किया है। एक ये देखो, अब वितरण कर रहा है तो वितरण केंद्र कितने होने चाहिए? तो ये वर्तमान में देखें तो 35 है, क्योंकि वितरण देखो प्रत्येक जिले में एक होता है, लेकिन पहले 34 थे। जयपुर में 2 थे, शहरी और ग्रामीण, लेकिन वर्तमान में एक जयपुर में और भी है। जयपुर में अगर आपसे पर्टिकुलर पूछ ले वितरण केंद्र तो 3 हो गई है संख्या। तीसरे का नाम भी है, मेरे अभी जहन में नहीं आ रहा, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तीसरे का नाम रखा है शायद केंद्रीय, ऐसे कुछ, वो थोड़ा सा दिमाग से निकल गया, लेकिन वर्तमान में ये बिल्कुल सही है। 35 जो है वो केंद्र हैं, प्रत्येक ज़िले में एक केंद्र, आपको पता ही है। केंद्र जरूरी है, वितरण केंद्र, ताकि पूरे राजस्थान में है वो माल सप्लाई हो सके। तो ये डिब्बे वाली पैक जो सामग्री है वो तो आपके लिए रामबाण है। लास्ट टाइम इतना देख के चले जाओगे तो काम बन जाएगा। स्थापना 29 दिसंबर 1973, मुख्यालय जालना डोंगरी जयपुर। पंजीयन किस संस्था के तहत हुआ था? तो राजस्थान संस्था जो सोसाइटी पंजीकरण एक्ट है 1958 के अंतर्गत। इसने विधिवत कार्य कब प्रारंभ किया? तो 1 जनवरी 1974 में। उद्देश्य क्या है? तो पहले तो इसका उद्देश्य था कक्षा 1 तक की 8 की, कक्षा 1 से 8 तक की जो किताबें हैं उनका ही वो मुद्रण वितरण वगैरह काम करता था। लेकिन वर्तमान में देखो, ये वर्तमान में है, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, फंस जाओगे आप। कक्षा 1 से 8 लिखा होगा और वर्तमान के संदर्भ में पूछे तो कक्षा 1 से 12 तक की जो बुक्स हैं उनकी मांग भी कितनी ज़रूरत है, उनका मुद्रण छपाई वगैरह और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, सारा काम जो है वो इसका ही है। खर्चा आएगा वो खुद मैनेज करेगा, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। नो प्रॉफिट नो लॉस पे ये काम करता है, ऑटोनोमस बॉडी है। चलिए अब थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जो है वो मैंने हालांकि शुरुआत में बताती थी। 1956 के अंदर कक्षा 1 से 8 तक की पाठ्य पुस्तकों का राष्ट्रीयकरण किया गया राजस्थान के अंदर, और नाम रखा गया था राष्ट्रीयकरण पाठ्य पुस्तक मंडल। अब इसका प्रथम संस्करण आया था 1957 में। ये आपको याद नहीं करना है, एक दिमाग में इमेज तो बननी चाहिए ना थोड़ी सी पहले की क्या था और क्या हम
करने वाले हैं, क्या किया है हमने, है ना। तो 1967 में जो है वो श्यामलाल समिति आती है। मुख्य उद्देश्य था इसका कि ये जो राष्ट्रीय कन्नड़ मंडल है इसमें थोड़ा सा सुधार किया जाए और बोले कि इसको स्वायत्तता प्रदान की जाए। तो स्वायत्तता प्रदान करने की मांग की गई और उसके तहत जो है 1973 के अंदर जो है वो RSTB जो है उसका पंजीकरण 1958 के अंदर जो है वो इसका पंजीयन होता है और ये एक स्वायत्त शासी संस्था के रूप में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय अपना जो बीकानेर में बना है उसके तहत ये कार्यरत है। 1974 में इसने सुचारू रूप से जो है वो अपना काम जो है एकदम बढ़िया बेअंदाज में जो है सुचारू रूप से कार्य इसका प्रारंभ कर दिया। और एक 27 सितंबर 2010 से आदेश आया कि साहब 9 से 12 तक का जो है वो भी आप किताबें हैं, वो आप काम अच्छा कर रहे हो तो 9 से 12 तक की किताब भी जो है मांग वितरण वगैरह है वो आप ही संभालो। सिलेबस की जिम्मेदारी आप सब लोगों को पता है उदयपुर वाली संस्था, और वितरण का काम जो है मुद्रण का काम जो है वो इस संस्था को दे दिया गया। तो ये तो देखो हिस्ट्री है मोटी मोटी, इसमें आपको विशेष थोड़ा ध्यान नहीं देना है बस। अब देखो अपनी जो इसमें 2 परिषद हैं, यानी इसका जो संगठन है स्वरूप है, संगठनात्मक स्वरूप है या इसका जो ढांचा है वो किस तरह से काम करता है। तो देखो इसमें 2 परिषद होती हैं। एक का काम होता है कि नियम कायदे वगैरह बनाना, नियमावली बनाना, किस तरह से हमें काम करेंगे, तो उसको बोला जाता है गवर्निंग काउंसिल या इसको बोला जाता है शासी परिषद। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, इसमें देखो इसका मेन उद्देश्य तो मैंने बताया कि इसमें सिर्फ नियम कायदे वगैरह हैं वो बनाना है। एक और परिषद होती है जिसकी हम चर्चा आगे करेंगे, जिसका काम होता है उसको क्रियान्वयन कैसे करना है। तो ये नियमावली बनाने का काम इसने जो पहली नियमावली बनी थी RSTB के कार्य की जो नियमावली है वर्तमान में जो चल रही है वो है 1 अगस्त 1997 की। तो ये 1 अगस्त 1997 से ये नियमावली कार्यशील है, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। और इस शासी परिषद में कुल आपके 12 सदस्य होते हैं, जिसमें 9 आपके पदेन होते हैं और 3 इसमें मनोनीत किए जाते हैं। 12 तो जो पद पर हैं इसमें पहले से पद पर हैं, इसमें और भी जैसे RSCRT उदयपुर है उसके निदेशक हैं वो भी इसके सदस्य होते हैं। शिक्षा मंत्री हो गए, सचिव हो गए या और भी, वो आपको जानने की ज़रूरत नहीं है कि 9 कौन कौन होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हाँ इतना याद रख सकते हो 9 पदेन होते हैं और 3 मनोनीत होते हैं। और जो मनोनीत होते हैं तो वो तो मन के चुने हुए होते हैं, तो उनका कार्यकाल भी जो है वो 3 वर्ष का होता है। और इसमें 3 मनोनीत की बात करें तो कोई शिक्षाविद हो गया, प्रमुख शिक्षाविद आप मान सकते हैं, एक कोई विद्यालय विशेषज्ञ हो गया, अच्छा जानकार हो गया, और एक आपका जो है वो प्रकाशन से संबंधित जो है वो आदमी जो है उसको मनोनीत जो है गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है इस परिषद के द्वारा। तो ये थोड़ा याद रखिए, 9 इसमें पदेन सदस्य, 3 इसमें मनोनीत सदस्य। इसमें मोटे मोटे देखिए इस परिषद में तो मैंने कहा इसका मेन जो होता है वो होता है आपका अध्यक्ष, जो खुद होता है राजस्थान का या जिस भी जहाँ पे भी ये बोर्ड है वहाँ का शिक्षा मंत्री होता है, जिसे वर्तमान में अपने शिक्षा मंत्री BD कल्ला हैं, तो वो इसके अध्यक्ष हैं। और प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो वो खेत सिंह जी थे, वो याद नहीं रखना है, ये वाला डाटा है वो मैंने लिख दिया आपकी जानकारी के लिए, मेरे ख्याल से वो पूछेंगे नहीं, थोड़ा सा याद भी आप भी रख लेना, थोड़ा सा दिमाग में रहेगा। एक होता है इसका उपाध्यक्ष जो होता है प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा का, तो ये महेंद्र सिंह प्रथम थे। और एक होता है सचिव, जिसको हम ये जो आपका बोर्ड है इसी बोर्ड का कोई RS अधिकारी जो होता है वो आपका सचिव होता है। प्रथम सचिव जो थे वो लक्ष्मी नारायण थे। तो ये 3 मोटे मोटे याद रखे, बाकी के 12 जो हैं वो 9 जो हैं वो आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, मोटे मोटे सारे होते हैं, मेन महीना जो है वो सारे होते हैं। अध्यक्ष शिक्षा मंत्री, उपाध्यक्ष प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा का, और इसमें सचिव जो है वो खुद RSTB जो खुद का जो बोर्ड है उसका ही एक RS अधिकारी होता है। एक होती है आपकी निष्पादन समिति, मैंने कहा एक का काम होगा नियमों को बनाना और एक को सुचारू रूप से काम करवाना। तो ये नियमों का क्रियान्वयन करता है और इसमें 9 पदेन सदस्य होते हैं। और इसमें जो प्रमुख होता है वो होता है चेयरमैन, सभापति। और वो कौन होता है, वो होता है इसका जो उपाध्यक्ष है वो इसका क्या होता है, चेयरमैन होता है, प्रमुख शासन सचिव स्कूल शिक्षा का। और इसमें भी एक सचिव होता है जो आपका RSTB जो है उसी का जो है वो कोई RS अधिकारी होता है। तो दोनों परिषद आपने पढ़ ली, पहली परिषद का नाम शासी परिषद, दूसरी का नाम क्या है एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसको हम निष्पादन समिति कहते हैं। पहले का काम नियमों को बनाना, दूसरी का काम नियमों को क्रियान्वयन करना। पहले में 12 सदस्य थे, दूसरी में 9 पदेन सदस्य। अब इसमें अनुभाग पे और चर्चा कर लेते हैं। अनुभाग पे यानी इसके कितने विभाग हैं।
सिर्फ नाम नाम याद रखनी है। मेरे ख्याल से तो यहाँ विभाग नहीं पूछेगा, फिर भी थोड़े से देख लो। एक होता है इसका प्रशासनिक और संस्थापन विभाग। अब नाम से ही पता लग रहा है प्रशासनिक नियंत्रण, है ना, जो देख रेख वगैरह काम करता है वो ये करता है। एक होता है इसका विपणन व वितरण से संबंधित विभाग। अब काम ही इसका मांग और पूर्ति है ना, मांग और वितरण का काम है, तो निश्चित तौर पे एक विभाग होगा जो इस तरह की सारी चीज़ों को देखा। एक इसमें टेक्निकल विभाग होता है, तकनीकी व उत्पादन, भाई टेक्निक चीज़ें जो हैं वो बच्चों तक पहुंचनी चाहिए, तो वो वाला हो जाएगा। एक अच्छे लेखक वाला विभाग हो जाएगा। अच्छे लेखक कौन हैं उनकी देख रेख करना, उनको चुन चुन के लाना और उनको जो है किताबों में अच्छे से वो करना, मतलब एक लेखा जोखा वाला अंकेक्षण वाला वो वाला विभाग हो जाए। एक इसमें शैक्षिक और अनुसंधान रिसर्च वाला जो है, खुद रिसर्च नहीं करता है, रिसर्च को बढ़ावा जरूर देता है, तो एक इसका शैक्षिक और अनुसंधान वाला विभाग। तो अब मैंने पांचों नाम बोल दिए, पांचों विभाग बोल दिए, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिमाग में जानकारी तो घुसी होगी। मान लो इस तरह का क्वेश्चन आ गया, इनमें से कौन सा अनुभाग नहीं है, तो थोड़ा सा आपके दिमाग में रहेगा। प्रशासनिक हो गया, विपणन हो गया, टेक्निकल हो गया, लेखक वाला हो गया, अनुसंधान वाला हो गया, मोटे मोटे। तो इसके संगठनात्मक स्वरूप में सबसे मेन जो था वो था आपका शासी परिषद, जिसका मेन जो अध्यक्ष था वो शिक्षा मंत्री होगा। इसमें निष्पादन परिषद जिसका चेयरमैन होता है, इसके नीचे सचिव होते हैं, उप सचिव होते हैं, लेखाधिकारी होते हैं, अधिकारी होते हैं, और लास्ट में कर्मचारी वगैरह काम करते हैं। प्रमुख कार्य देखें तो देखो, मेन प्रमुख कार्य तो मैंने ऊपर ही बता दिया था। तो इसमें मेन प्रमुख कार्य है, देखो कक्षा 1 से लेके 12 तक की जो वर्तमान में पुस्तकें चल रही हैं उनका मुद्रण वगैरह और वितरण वगैरह। और ये देखो गुजरात मॉडल जो है, गुजरात में इस तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं, तो उससे ये प्रेरित हुआ है। ये भी एक फैक्ट है जो आप याद रख सकते हैं, पूछ लेगा वो किससे प्रेरित है, किससे प्रेरणा ली है, तो गुजरात मॉडल से। तो कक्षा 1 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकें वर्तमान में जो हैं वो जो है वर्तमान लिख देता हूँ मैं, मुद्रण वगैरह वितरण। अब वितरण कैसे होगा भाई? अब वितरण ये छोटी मोटी जानकारी तो आप खुद ही जानते हैं भाई, स्कूल तक आनी चाहिए, बच्चों तक आनी चाहिए। तो वही बात है, पूरे संभाग स्तर पे चली गई, फिर जिले में आ गई, ब्लॉक पे आ गई, फिर आपका जो पीओ क्षेत्र है, जो आपका सीनियर स्कूल है वहाँ पे एचएम या जो सीनियर अधिकारी है वहाँ पे आ गई, और वहाँ से बच्चों तक पहुँच जाएगी। तो वो तो बच्चों वाली बातें हैं, वो आप जानते भी हैं। इसका मेन जो ध्येय वाक्य है वो आप याद रख सकते हैं, नो प्रॉफिट नो लॉस। एक ऐसी संस्था जो इस तरह का कार्य करती है, एक लुभावने वाला, एक अच्छे, मतलब अपन सोचते भी है ना तो कितना अच्छा लगता है कि यार ना तो ये लाभ कमा रही, ना इसको लॉस हो रहा है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। बच्चों तक किताबें भी पहुंच रही हैं और एक उचित रेट में जो है वो काम भी अपना अच्छे तरीके से कर रही है। इसमें देखो, जो आपकी फ्री वाली किताबें हैं, निःशुल्क जहाँ भेजनी है, निःशुल्क श्रेणी के पाठ्य पुस्तकें, जैसे सरकारी स्कूल हो गया, मदरसा हो गया कक्षा 1 से 8 तक, तो उन तक पहुँचाने का काम इनका ही है। तो ये देखो कक्षा 1 से 8 तक तो 1994-95 से ये चल ही रहा था। वर्तमान में आप देखें तो 9 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकें जो हैं वो भी फ्री में दी जा रही हैं 2004-05 से। अब इसमें कुछ क्राइटेरिया हैं जो आपको याद नहीं रखना है। अपने जैसे जो राजस्थान सरकार को टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, उनके बच्चों को, जनरल ओबीसी से बिलोंग करते हैं, उनको ये जो है किताबें नहीं दी जाती। लेकिन अपने गांव की जो किताबें हैं, गांव के जो बच्चे हैं, उनको सबको ये किताबें दी जाती है। अपन जनरली अपनी जो व्यवहार जो चलता है व्यवहारिक तौर पे ये दी जाती है। लेकिन आपको तो इतना याद रखना है कि निःशुल्क श्रेणी की जो पाठ्य पुस्तकें हैं सरकारी स्कूल मदरसों तक पहुँचाने का काम जो है वो इसका ही है। इसके अलावा पंजीकृत पुस्तक विक्रेता हैं, जो डीलर्स वगैरह हैं, रजिस्टर्ड हैं आरएसटीवी से, तो वो भी इनके पास भेजते हैं कि भाई हमें इतनी ज़रूरत है, आप इतनी किताबें जो हैं वो भेजिए। तो ऐसा काम भी जो है आरएसटीवी करता है, बाज़ार में बिक्री हेतु पुस्तकें उपलब्ध करवाता है, ताकि कोई प्राइवेट सेक्टर का क्षेत्र है वो या फिर किसी अन्य को ज़रूरत है वो उचित रेट में वहाँ से ले जाते हैं। अन्य छोटे मोटे काम देखें तो धन की व्यवस्था हो गई, अब लागत मूल्य है उसकी व्यवस्था अरेंज करना, जो कार्मिक हैं उनकी नियुक्ति करना, अच्छे लेखक हैं, समीक्षक हैं, चित्रकार हैं, उनसे अनुबंध चला के चलना। जब भी किताबें आप देखते हो तो कितनी अच्छी तरीके से वो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। अनुसंधान है उसको प्रोत्साहन करना, अनुसंधान है उसको बढ़ावा देना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो इसके मेन कार्य होते हैं। तो ये अपना आज का टॉपिक था आरएसटीवी, छोटा सा टॉपिक था। क्वेश्चन मैंने थोड़ा सी इंपॉर्टेंस नहीं समझे क्योंकि टॉपिक जो है वो छोटा सा था, और जो मेन क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने डिब्बे में आपके लिए पैक कर दिए। इतना मेन चीज़ें याद रखोगे, इन्हीं से बार बार क्वेश्चन बनाए तो वो 2-4 मिनट का वीडियो एक्स्ट्रा हो जाता है, कोई मतलब नहीं रहेगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अरेंज किए हुए हैं, अच्छे से आप इनको देखिएगा।
एक कोशिश हमने की है कि आपका सिलेबस बहुत अच्छे ढंग से, चाहे टाइम लगे लेकिन एक ऐसे अंदाज में किया जाए ताकि मतलब आप कभी भी वीडियो देखो तो आपको पूरी जो जानकारी है वो अच्छे से शॉर्ट में और एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट जो जानकारी है वो आपको मिले। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। फिर अपना अगला जो वीडियो रहेगा, शायद अगला टॉपिक है आपका SIQ, जिसको हम बहुत अच्छे ढंग से करना चाहेंगे। तब तक के लिए क्षमा करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।